आज हम लोग कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडी सॉल्यूशन। तो इसके पहले हम लोग कोलाइडी विलयन जान चुके हैं कि कोलाइडी विलयन जो है विषमांगी होता है और उनकी दो प्रवस्थाएं होती हैं, परीक्षित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो पहले गुण में हम लोग लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है और इसकी दो प्रवस्थाएं होती हैं, परीक्षित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। दूसरा हम लिख सकते हैं, कल चर्चा हुआ था कि विलयन में जो विलय के कण होते हैं उनके आकार के आधार पर विलयनों का प्रकार बताया गया था। तो कोलाइडी विलयन में जो विलय के अणु होते हैं या जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। एक कल बताया गया था। एक गुण में हम लिख सकते हैं, पहला क्या बताया गया, कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है, इसकी दो प्रवस्थाएं होती है, परीक्षित प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। और दूसरा है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच विलय के कणों का आकार, या जो कोलाइडी कण होते हैं, जो परीक्षित प्रवस्था के कण होते हैं, उनका आकार जो है इनके बीच में होता है। जो महत्वपूर्ण है, इसके बाद जो अलग से पूछा जाता है, इससे कोलाइडी विलयन के गुण में सब पूरा एक साथ कभी आएगा तो पूरा एक साथ नहीं लिखा जाता, उसमें जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसमें अलग पूछा जाता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा है आपका ब्राउनी गति। ब्राउनी गति ब्राउनियन मोशन। तो इस प्रकार की गति का अध्ययन सर्वप्रथम जो वनस्पति वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि एक स्लाइड लिया, एक स्लाइड लेकर के और उसमें एक थोड़ा सा जल, 1-2 बूंद जल लेकर के उसमें जो परागकण होते हैं, पुष्प के परागकण होते हैं, पुष्प के परागकण को इसमें रख करके और उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो परागकण होते हैं वह जल के अंदर ही, जो जल है उसके अंदर जो है अनियमित गति करते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इस प्रकार से गति पाएगा। मान लीजिए कि कोई परागकण था तो इस प्रकार से था, तो ये जो है उसी जल के अंदर जो है वह इस प्रकार से गति किया। मतलब कि टक्कर जो विलायक कण थे उनके और ये परागकण के बीच में जब टक्कर हुआ तो इसका जो है गति इस प्रकार से हुआ, मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया। फिर जब विलायक के अणु जो है इससे टकराए या जल के अणु जो टकराए तो इसकी गति इस प्रकार से हो गई, तो कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में चला गया। तो इस प्रकार की जो गति थी इसको कहते हैं अनियमित गति। परागकण की जो अनियमित गति थी जल के बूंदों के बीच, इसी को उन्होंने कहा था ब्राउनी गति। और यहाँ पर जिस प्रकार से परागकण के अंदर एक ब्राउनी गति पाया जाता है, उसी प्रकार से देखा गया कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कणों का आकार हम लोग जानते हैं कि बड़ा होता है और जो मानी परीक्षित प्रवस्था का आकार, कणों का आकार बड़ा होता है, जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसका आकार छोटा होता है। फिर इसी प्रकार से जब इस प्रकार से कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जिस प्रकार से परागकण अनियमित गति कर रहे थे, उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन के अंदर ये जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं अर्थात परीक्षित प्रवस्था के जो कण होते हैं वो भी अनियमित गति करते हैं। तो देखा गया कभी एक गति करके यहाँ पर चला आया, फिर परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रवस्था मतलब इसके बीच में जब टक्कर हुआ तो फिर यह इस गति में आ गया, एक इस स्थान पर आ गया, फिर गति करते हुए ये इस स्थान पर आ गया। तो जिस प्रकार से परागकण जो है वो अनियमित गति दिखाते थे, उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन के अंदर ये कोलाइडी जो कण होते हैं वो भी अनियमित गति करते हैं। इसी गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति। ये जो गति होता है देखिए, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में, इसको कहते हैं हम जिगजैग मोशन। अर्थात जो जिगजैग मोशन होता है कोलाइडी कणों का, उसी को कहा जाता है ब्राउनी गति। दूसरा देखेंगे
टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। तो सबसे पहले इसका अध्ययन, इस गुण का अध्ययन जो है टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया टिंडल प्रभाव। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे अगर वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन जानते हैं, वास्तविक विलयन में विलय के कणों का आकार छोटा होता है, तो वास्तविक विलयन को लेकर के उन्होंने क्या किया, प्रकाश किरण पुंज को इस पर जो है डाला, और डाल करके फिर उस ऊपर से सूक्ष्मदर्शी से देखा उन्होंने यहां से, तो नीचे से देखा या ऊपर से देखने पर ये पूरा जो है ये प्रकाश का मार्ग इस विलयन के अंदर जो है अंधेरा दिखाई दे रहा था, मतलब प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। केवल इसका जो मार्ग एकदम सामने से जब देखा गया, झांक करके, यहां से झांक करके जब देखा गया, तब इसका जो है मार्ग दिखाई देता है कि प्रकाश किरण पुंज इस दिशा से आ रहा है। लेकिन ऊपर से या नीचे से देखने पर वो पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, पूरा मार्ग जो है वो डार्क था, अंधेरा था। फिर उन्होंने क्या किया, इस वास्तविक विलयन की जगह फिर उन्होंने क्या लिया, इसमें कोलाइडी विलयन ले लिया। तो कोलाइडी विलयन में हम जानते हैं कोलाइडी कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो जब कोलाइडी विलयन लेकर के प्रकाश किरण पुंज को जो प्रवाहित किया, यहाँ पर प्रकाश स्रोत या प्रकाश किरण पुंज को जो प्रवाहित किया, और जब ऊपर से उन्होंने देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो प्रकाश का पूरा मार्ग है वो जो है चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ कि जब प्रकाश की किरणें जब इस कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों पर पड़ा, तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है। तो इन कणों का आकार बड़ा होने के कारण एक कण क्या करते हैं, कोलाइडी कण जो है वो प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, माने पूरा फैला देते हैं, जिससे इसका पूरा मार्ग ही चमकने लगता है। चाहे हम सामने से देखें, ऊपर से देखें, कहीं से भी देखें, ये पूरा जो है मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इधर से सामने से इधर से देखने पर ये जो है जो प्रकाश का मार्ग था वह इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये शंकु के रूप में दिखाई देता है। तो ये जो प्रकाश का मार्ग यहाँ शंकु के रूप में, कोण जिसको बोलते हैं, शंकु के रूप में दिखाई देता है, इसी को कहते हैं हम टिंडल कोण। इसको कहा गया टिंडल कोण। और इस प्रभाव को, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, पूरा मार्ग चमकने लगा, इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। हम लोग देखे होंगे, अगर अंधेरे कमरे में हम अगर अपने चारपाई पर लेटे हों और चारों तरफ से कमरा बंद हो, खिड़कियां बंद हों, और रोशनदान से अगर रोशनी आ रही हो, तो उसमें अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो उस प्रकाश में हमको धूल के कण जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात तो पूरा मार्ग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो धूल के कण हैं वो कोलाइडी कण का काम करते हैं। जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो ये धूल के कण जो है उन प्रकाश के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे पूरा मार्ग जो है चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। तो जो रोशनी आती है रोशनदान से कमरे के अंदर, वो भी एक प्रकार के टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। अगला गुण हम लोग देखेंगे, चौथा है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए वैद्युत कण संचलन क्या है, तो एक थोड़ा सा चित्र देख करके उसको थोड़ा समझेंगे। अब इसमें कोलाइडी विलयन भर लिया गया। इस प्रकार के यू आकार का एक ट्यूब है, इसमें जो है कोलाइडी विलयन भर लिया गया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए। एक एनोड का, दूसरा कैथोड का था। और इसमें कोलाइडी विलयन भर करके जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो हम लोग जानते हैं कि आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन को 2 भागों में बांटा गया है।
एक ऐसा कोलाइडी विलयन होता है जिससे कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है, दूसरे पर ऋणावेश होता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं धनावेशित कोलाइडी विलयन और ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। तो अगर इसमें कोलाइडी विलयन भरा गया तो इसमें या तो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होगा या तो धनावेशित कोलाइडी विलयन होगा। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन को लेकर के जब इलेक्ट्रोड की सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो देखा क्या गया कि जो कोलाइडी कण है या तो ऋणावेशित होंगे या तो धनावेशित। मान लीजिए कि ऋणावेशित कोलाइडी विलयन लिया गया है, जानते हैं ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण है आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3। तो अगर ये क्या होता है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है। तो देखा क्या गया कि ये जो ऋणावेशित इसमें कोलाइडी कण हैं वो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो विपरीत आवेश वाला इलेक्ट्रोड कौन है, यहाँ पर एनोड है, ये आपका एनोड का काम करता है और ये आपका कैथोड का कार्य करता है। और इसमें क्या लिया गया, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपका कोलाइडी विलयन है। कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें लिया गया। तो देखा क्या गया कि ये जो ऋणावेशित कोलाइडी कण है वह एनोड की ओर गति करते हैं। मतलब जो भी कोलाइडी विलयन है उस पर जिस प्रकार का आवेश है वह वे कण जो है अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और गति करने के बाद वहां पर पहुंच करके उदासीन होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। मतलब ये जो कण है आकर के एनोड पर जाकर के धीरे धीरे यहाँ पर अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। अब ये वैद्युत कण संचलन दो प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ऋणावेशित कोलाइडी कण एनोड की ओर गति करते हैं जिसको हम कहते हैं ऋण कण संचलन, ऋण वैद्युत कण संचलन। मतलब जो ऋणावेशित कण है उसके आधार पर हम कहेंगे ऋण वैद्युत कण संचलन। और अगर इसमें हम धनावेशित कोलाइडी विलयन ले लेते हैं तो धनावेशित कोलाइडी विलयन किधर जाएंगे, वो कैथोड पर जाएंगे, तो उसको कहेंगे धन वैद्युत कण संचलन। मतलब उसको कहेंगे हम, माने वैद्युत कण संचलन दो प्रकार का होगा, एक आपका ऋण वैद्युत कण संचलन, दूसरा आपका धन वैद्युत कण संचलन। ठीक है, एनाफोरेसिस और कैटाफोरेसिस उसको बोला जाता है। एनायन क्या होता है, ऋणावेश, ऋण आयन को हम एनायन कहते हैं। तो ऋण वैद्युत कण संचलन को हम कहते हैं एनाफोरेसिस। और जब धनावेशित कोलाइडी कण जो है अगर कैथोड की ओर जाएंगे तो उसको कहेंगे हम कैटाफोरेसिस या वैद्युत कण संचलन। धनावेशित धन वैद्युत कण संचलन को कहेंगे। इस प्रकार से एक वैद्युत कण संचलन आप समझ आ गया होगा कि किसी भी कोलाइडी विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो कोलाइडी कण है अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रोड पर जाकर के उदासीन होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। और अगला है आपका स्कंदन। स्कंदन या कोएगुलेशन इसको बोलते हैं, कोएगुलेशन या स्कंदन। तो स्कंदन थोड़ा सा हम लोग समझ ले, सामान्य भाषा में हम लोग जानते हैं कि दूध है, दूध को अगर हम छन्नी से छाने तो पूरा छन करके नीचे चला जाएगा। और उसी दूध में अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वो कहते हैं कि फट जाता है, मतलब वो ठोस के रूप में, छेना के रूप में बदल जाता है। तो इस क्रिया को ही हम स्कंदन कहते हैं। मतलब कोई विलयन है और अगर ठोस के रूप में बदल गया तो उसी क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी अगर कोलाइडी विलयन हम लेते हैं, अगर उस कोलाइडी विलयन जैसे हम ले लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन ले लिया गया और हम लोग जानते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन जो है वो धनावेशित कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। अब इसमें अगर कोई विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए, कोई विद्युत अपघट्ट जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम फास्फेट, ये सब क्या है, वैद्युत अपघट्ट हैं। अगर इसमें से किसी को अगर मिला दिया जाए तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन है वह ठीक उसी दूध के छेने की तरह जो है वह ठोस रूप में बदल जाता है। जैसे दूध छेने के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, उसी प्रकार से इस फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडी विलयन है इन विद्युत अपघट्टों में से किसी को अगर मिला देते हैं तो वह अवक्षेपित हो जाता है। इसी क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। अब स्कंदन से संबंधित अब यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम फास्फेट, ये तीन प्रकार के विद्युत अपघट्ट हैं। इसमें किसी को मिलाएंगे तो इसका स्कंदन हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रभावी कौन होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, तो इससे संबंधित एक नियम है जिसको कहते हैं हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम,
तो हार्डिस क्या कहते हैं कि अब देखिएगा, अब इस कोलाइडिक विलयन को अवक्षेपित करने के लिए देखिए इसमें प्रभावी आयन कौन है। देखिए कोई विद्युत अपघट्ट लेते हैं तो उसमें दो प्रकार के आयन है, सोडियम आयन धन आयन है, क्लोराइड आपका ऋण आयन है, पोटेशियम आपका धन आयन, सल्फेट आपका ऋण आयन है, एल्यूमिनियम आपका धन आयन है और फास्फेट आपका ऋण आयन है। तो एक ऐसा कोलाइडिक विलयन था धनावेशित कोलाइडिक विलयन। तो धनावेशित कोलाइडिक विलयन को अवक्षेपित कौन करेगा? वह आयन अवक्षेपित करेगा जिस पर ऋण आवेश होगा। तो प्रभावी आयन कौन होगा इसमें? क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, ये जो है आपके प्रभावी आयन होंगे। तो हार्डिस ये कहते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्ट का जो स्कंदन क्षमता होगा, अब क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन में किसका स्कंदन सबसे अधिक होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस आयन की संयोजकता अधिक है। तो हार्डिस ये कहते हैं कि जिस प्रभावी आयन की संयोजकता अधिक होती है उसका स्कंदन क्षमता अधिक होता है। अर्थात जो फास्फेट है आयन यहाँ पर, यह जो है सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, उससे कम सल्फेट होगा, उससे कम आपका क्लोराइड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज कोलाइडिक विलयन के बारे में पढ़े हैं। इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और फिर अपना नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।